जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा क्लास होगा ये क्लास नंबर 10वां होगा, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाली हूं। और इस क्वेश्चन में हम मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास से हम क्लास नंबर 10वां में हम #2 करेंगे, यानी एक पेपर को मैं 4 पार्ट में करवाती हूँ। #1, #2 और #3 और लास्ट #4 में खत्म करवा देती हूँ। ठीक है, तो आज के पेपर में हम 23/8/2022 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और 1 से 25 तक मैं क्वेश्चन #1 में करवा चुकी हूँ और 10वीं क्लास का #2 है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या दिया है? चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी, क्यू, आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर 4 बिंदु स्थित है। ठीक है, यदि बिंदुओं पी, क्यू, आर और एस से वक्रता की दूरी क्रमशः r1, r2, r3 और r4 है, तो r1, r2, r3 और r4 के मध्य सही संबंध क्या होगा? ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि r1 इक्वल हो जाएगा r2 के, r2 इक्वल हो जाएगा r3 के और r3 इक्वल हो जाएगा r4 के। कैसे हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे बिंदु दिया है पी, क्यू, आर और एस की दर्पण वक्रता केंद्र से दूरियां क्या है? समान है, इसलिए r1, r2 और r3 और r4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 12/3 गुणते ब्रैकेट में 7 + 8 - 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? 12/3 गुणते 7 + 8 - 3 दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड मास के द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 12/3 गुणते प्लस 7 प्लस कर देंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे? -3 कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 15 - 3। ठीक, तो 12/3 गुणते 15 - 3 होगा तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और 12/3 गुणते 12। इसके बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 चौके 12 गुणते 12, तो 12 चौके कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है? 13, 27, 56, 115, 234 और उसके बाद क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? ये रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आप डिफरेंस देखिए कि 13 और 27 और 27 और 56 में कितने का डिफरेंस है। अगर मान लीजिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा का रहता है तो हम क्या करते हैं? या तो भाग करते हैं या तो गुणा करते हैं। अगर कम रहता है तो हम प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया? 13, 27, 56, 115 और 234 दिया है। ठीक, तो 13 गुणते 2 + 1 करेंगे, यानी 13 × 26 127 हो जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे? 27 गुणते 2 + 2 करेंगे तो 56 आएगा। 56 गुणते 2 + 3 करेंगे तो 115 और 115 गुणते 2 115 गुणते 2 + 4 करेंगे तो 234 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऐसे हमारी सीरीज चलती जाएगी। तो इसमें क्या 234 गुणते 2 + 5 करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 473 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जीएस से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जून 2022 तक बंगाली भाषा हमारी भारत की शास्त्रीय भाषा में से नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार की तरफ से 5 नई भाषाओं तथा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोला है? 21 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी का स्थान नीचे से 9वां है, जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9वां है। कितने विद्यार्थी के स्थान पर क्यू और पी के बीच है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बुक में समझ लेते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? कुल विद्यार्थी यहाँ पे दिया है कितना? विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल कितने हो जाएंगे? तब 21 हो जाएंगे। ठीक, पी का नीचे से स्थान कौन दिया था? तो पी का नीचे से स्थान 9वां है। ठीक, क्यू का स्थान ऊपर से कितना था? तो 9वां था। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल में से माइनस करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 9 + 9 18, इसको माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? तो 3 बच्चे टोटल बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बड़ी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये केमिस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वच्छक गुण हैं और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यौगिक एक्स हमारा क्या है? धावक सोडा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। इसके नेचर के बारे में, पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस धावन सोडा एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में घुलने पर पारदर्शी घोल बना देता है। ठीक, स्वच्छ गुण क्या होता है? धावन सोडा एक क्षारीय यौगिक है। यह गंदगी और तेल को घोलने में
प्रभावी होता है, जिसके कारण इसका उपयोग डिटर्जेंट और सफाई उत्पादों में किया जाता है। कांच के विनिर्माण के उपयोग में धावन सोडा के कांच के मिश्रण में एक घटक है जो कांच को पिघलाने में मदद करता है और अशुद्धियों को हटाता है और जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट चिकना कांच बना देता है उन्हें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है, दिया है आंकड़ों 9, 3, 5, 4, 4, 5 और y का माध्य y है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक जानते हैं कि जो अधिक नंबर रहता है उसी को करते हैं। तो पहले हमको पता तो चले कि y 4 है कि 5 है कि क्या दिया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बुक में सॉल्व करते हैं। तो दिए गए आंकड़े हमारे क्या हैं, 9, 3, 5, 4, 4, 5 और y है। ठीक, तो माध्य पहले निकालेंगे इसका। ठीक है, माध्य कैसे निकलता है, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। ठीक, कुल हमारे पद कितने हैं, तो 9 + 3 5 5 और 4 4 + y बटा में 7 दिया। ठीक, तो जोड़ेंगे तो 30 + y बटा में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया था, बोला था कि माध्य हमारा क्या है y, तो माध्य की जगह पे हम लोगों ने y रखा, इधर जाएगा 7 तो 7y हो जाएगा और इधर 30 + y बच जाएगा। इसके बाद हम y को उधर लेके जाएंगे तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 7y और -y कितने हो जाएंगे 6y बराबर 30। तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा में 5, तो 30 बटा में 6 हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 5 आ गई है। ठीक, इसके बाद देखिए बहुलक क्या कहता है कि जो किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार जो संख्या आती है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक, किसी भी मतलब आंकड़े में अगर जो नंबर अगर डिजिट ज़्यादा बार आ जाता है तो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 1 2 3 3 बार कौन आया है 5, तो हमारा 5 राइट आंसर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 2 बार 5 दिया और y की मान जब हम लोगों ने फाइंड किया तो y की मान भी क्या आ गई है 5 आ गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विद्युत प्रेस में हम मोटर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। ठीक, आइए हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं। बोला यहाँ पे सभी ब्लेजर डंगरी हैं, तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, डंगरी को बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं, यानी कि कोई भी डंगरी क्या नहीं है, स्कार्फ नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोला है सभी पायजामा डंगरी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सभी ब्लेजर डंगरी हैं, तो सबसे पहले मैं डंगरी को बनाई और डंगरी के अंदर किसको बना देंगे, तो ब्लेजर है, ये मान लीजिए कि क्या हो गया ब्लेजर। ठीक, इसके लिए बोला है कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है, तो स्कार्फ को दूर बना दिया गया। फिर बोला है सभी पाजामा डंगरी हैं, सभी पाजामा क्या है डंगरी हैं, तो पाजामा किसके अंदर आ जाएगा डंगरी के। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है। कैसे, तो कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, क्या ब्लेजर स्कार्फ से टच हो रहा है, तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है ये जीएस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है भारत सरकार सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह झील लगभग 100 वर्ग किलोमीटर फैली है। ठीक, और बोला है कि ये 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया। ठीक, भारत का जो पहला वेटलैंड किसे घोषित किया गया था, तो चिल्का को, और किसके तहत, तो रामसर साइट कन्वेंशन के तहत, कब, तो 1981 में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, वहां से वह पुनः बाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 115 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलकर बिंदु एम तक पहुंचता है। बिंदु एम और बिंदु एल से कितनी दूरी और किस दिशा में है, सभी मोड़ क्या है 90 डिग्री है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और लास्ट में क्या लिख देंगे पश्चिम को। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125, तो कहाँ पे लिख देंगे हम दक्षिण की ओर 125 मीटर लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या बोला है फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। दक्षिण का बायां किधर हो जाएगा पूर्व में, ठीक, और दायां किधर पश्चिम में। तो क्या बोला है वह दायां मुड़ता है कितना 70 मीटर, तो दायां किधर हो जाएगा पूर्व में 70 मीटर। ठीक, इसके बाद बोला है वहाँ से पुनः बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर जाएगा फिर उत्तर की ओर, किधर कितना, तो 80 मीटर, वो फिर बाएं मुड़ जाता है। ठीक, इसके बाद क्या बोला है उसके बाद पुनः वो बाएं मुड़ता है और 115 चलता है, तो उत्तर का बायां कुछ नहीं है, तो कहाँ लिख देंगे पश्चिम में लिख देंगे, यानी कि 115 ये फिर मीटर चलता है। ठीक,
इसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलकर बिंदु एम तक पहुंचता है। यानी कि पश्चिम का क्या बोला है, दायां मुड़ने के लिए दायां मुड़ता है और 45 मीटर चलकर बिंदु एम तक पहुंच जाता है। तो पश्चिम का दायां इधर कुछ नहीं है, तो कहाँ पे फिर लिख देंगे, उत्तर में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 45। ठीक है, तो आइए इसको जोड़ लेते हैं, ये 5 और एक क्या हो जाएगा 12, 125। उत्तर से दक्षिण कट जाता है या फिर माइनस कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा, और पूरब से पश्चिम को कटाते हैं या फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 125 मीटर उत्तर कट जाएगा और 125 मीटर दक्षिण कट जाएगा। बचेगा पूर्व और पश्चिम, पूर्व में बचेगा 70 और पश्चिम में 115। इन दोनों को माइनस करेंगे, 115 मीटर माइनस 70 मीटर, तो ये 5 हो जाएगा, 4 और मीटर। ठीक, यानी कि 45 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जिसकी वैल्यू अधिक रहेगा उसी को डायरेक्शन के रूप में क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये 45 मीटर कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये जो दिया है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 ओम बैटरी के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि करंट को फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन में कौन सा क्रम बोला है, पैरेलल, यानी कि समांतर में। ठीक, जब कभी भी समांतर में रहता है तो आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक, 1/r1 + 1/r2, क्योंकि क्या बोला है, 2 प्रतिरोध हैं और कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ये समांतर क्रम में। ठीक है, और यहाँ पे ये वोल्ट लगा, ये भी 4 ओम है, ये भी क्या है 4 ओम है। ठीक, तो दोनों को आइए सॉल्व करते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/4 + 1/4। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 को भाग देंगे 1, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 1 + 1 यानी 2 बटा कितना आ गया 4। ठीक, तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/r। ठीक, तिरिया गुणा करेंगे तो 4 बटा में 2 हो जाएगा, आर हमारा इक्विवेलेंट। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 2 आ गई। ठीक, तो इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वोल्टेज दिया है हमारा, लेकिन क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो करंट। तो लिखेंगे V = I × R बाई ओम्स लॉ। V हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, करंट पूछा है, I कितना है 2 दिया है। ठीक, तो I को इधर ही रहने देंगे और ये गुणा में तो इधर क्या जाएगा, भाग में, यानी कि 5/2। ठीक है, जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.2 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2.5 एम्पियर। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समांतर में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन, यानी कि जब अल्फ़ाबेट देते हैं भरने वाले आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम नंबर काउंट करते हैं। ठीक है, अगर 15 आएगा तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, 20 आ जाएगा तो 4-4 का बनाएंगे, और मान लीजिए कि 25 आए तो 5-5 का पेयर बनाएंगे। तो गिनिए, 1 और डैश को भी हम गिनते हैं कि कितने नंबर टोटल हो जाएंगे भरने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें 20 बन रहा है। ठीक है, तो आप 4-4 का भी, इसमें 5-5 का पेयर आप बना सकते हैं, 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, 4×5 = 20। तो इसकी पेयरिंग हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। मैं बारी बारी से एक एक ऑप्शन को फिल करके दिखाऊंगी। ठीक, और एक और बात, यानी कि जो इसमें 1 2 3 4 पार्ट में की हूँ, 5-5 का पेयर बनाई हूँ, लेकिन कोई भी अल्फ़ाबेट यानी कोई भी अक्षर इसमें दोबारा एक पेयर में नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि सी 2 बार आ गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले को इसमें भरते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि यहाँ पे मैं पी भरती हूँ तो पहला ही गलत है। देखिए, यानी कि पी हमारा 2 बार कभी नहीं आएगा, ये गलत हो गया। और ऑप्शन बी चलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे टी भर देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे एन भर देंगे। ठीक है, एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्या भरेंगे, डी टी, और तीसरा क्या दिया, टी दिया है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि टी 2 बार एक पेयर में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत हो गया। ठीक, अब चलिए आइए सी ऑप्शन को भरते हैं। यहाँ पे हम क्या भर देते हैं, टी भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या भर देते हैं, एन भर देते हैं। तो देखिए कोई भी अक्षर यानी अल्फ़ाबेट 2 बार आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आगे देखिए, इसके बाद एन भरते हैं। ठीक, एन को तो हम फिल कर चुके हैं, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, पी फिल करेंगे। ठीक, क्योंकि टी और एन एक बार फिल हो चुका है तो किसको भरते हैं, यहाँ पे पी भरते हैं। ठीक, तो क्या देखिए पी 2 बार आया है इसमें, तो पी 2 बार नहीं आया। ठीक, इसके बाद अगला क्या भरेंगे, यहाँ पे ई को भर देंगे। तो देखिए ई क्या 2 बार आया तो नहीं आया। ई के बाद क्या भरना है, पी को भरना है, तो पी यहाँ पे 2 बार आया तो ये भी पी 2 बार इसमें नहीं आया। ठीक, इसके बाद एफ भरेंगे हम, तो क्या देखिए एफ 2 बार इस पेयर में आ रहा है तो नहीं आया। इसके बाद लास्ट वाला आर बचेगा तो आर को हम फिल कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी पेयर में 2 बार कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा कौन नहीं है, तो ग्राम निगम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं।
ये दिया है कि इसमें 73वां संविधान संशोधित पंचायती राज से संबंधित है। कौन था? तो 73वां संशोधित ये पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 क से अ तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया? दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे प्रतीक भी दिया है, संख्या दिया है, ठीक है, और अक्षर भी दे रखे हैं। बोला है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। ठीक, तो पहले इसमें आप गिनने मत लगेगा, पहले आप सोचिए कि क्वेश्चन क्या बोला है और एक बार आप क्वेश्चन यहाँ पे खुद से बना लीजिए। बोला है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक संख्या, अक्षर यानी कि अल्फाबेट, यानी कि कोई भी अल्फाबेट मान लेते हैं, अक्षर बोला है, ठीक, जिनके ठीक बाद एक संख्या यानी इसके ठीक बाद एक अंक आता हो यानी कि संख्या आता हो, ठीक, और ठीक पहले एक प्रतीक आता हो यानी इस अक्षर के पहले क्या आ रहा है, कोई भी प्रतीक, यानी कि मान लीजिए स्टार आता हो। ठीक है, तो चलिए इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे। ठीक, तो पहला इसमें दिया 7 टी, ये तो पहले गलत है क्योंकि टी से अल्फाबेट को पहले देख लीजिए, जितने भी अल्फाबेट हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद कितनों के पहले मतलब प्रतीक आ रहा है और कितने के बाद अंक आ रहा है ये देखा जाएगा। ठीक है, MULYGE एंड तो है नहीं क्योंकि प्रतीक है RKH। ठीक है, तो देखिए टी के पहले क्या आ रहा है, स्टार, तो ये तो होगा नहीं। अब एन देख लीजिए, एन के पहले क्या हमारा प्रतीक आ रहा है यानी कि सिंबल और बाद में एक डिजिट है, तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एन पे क्या कर देते हैं, सर्कल। इसके बाद एम दिया है, तो एम के पहले तो स्टार द्वारा प्रतीक द्वारा, लेकिन बाद में क्या अंक आ रहा है, तो नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, यू के पहले क्या कोई सिंबल आ रहा है, तो नहीं, ये तो अंक आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक, इसके बाद एल देखिए, एल के पहले क्या कोई सिंबल दिया और बाद में कोई अंक दिया, तो जी हाँ, तो इस पर भी आप सर्कल बना लीजिए। ठीक, इसके बाद वाई को देखते हैं, तो वाई के पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, नहीं, डिजिट अंक आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या देखते हैं, जी को देखिए, तो जी के पहले क्या कोई सिंबल है और बाद में कोई अंक है, तो नहीं, जी के पहले भी एक सिंबल दिया और बाद में एक सिंबल दिया, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद ई देखिए, क्या ई के पहले कोई सिंबल आ रहा है, ई के पहले कोई सिंबल आ रहा है, तो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या चलते हैं आर को, आर के पहले क्या कोई सिंबल आ रहा है और बाद में कोई अंक, तो जी हाँ, बाद में अंक आ रहा है और पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। ठीक, इसके बाद क्या देखते हैं के को, तो के पहले कोई सिंबल आ रहा है और बाद में भी कोई सिंबल है, तो के भी नहीं होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एच को देखते हैं, तो एच को देखिए, एच के पहले कोई सिंबल है तो है, लेकिन बाद में कोई अंक नहीं है क्योंकि फिर भी क्या दे दिया, सिंबल दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं वाई को, वाई के पहले कोई सिंबल है तो जहाँ जी हाँ है, वाई के पहले भी सिंबल है और बाद में क्या दिया, अंक दिया, तो वाई पे कर देंगे। यानी कितने सर्कल हो गए, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कितने हैं, 4 हमारे अल्फाबेट हैं यानी कि अक्षर हैं जिनके पहले एक सिंबल और बाद में क्या आ रहा है, एक अंक आ रहा है यानी कि एक संख्या आ रही है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, मटर के पौधों पर मेडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष दिए हैं जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी गलत हैं, सभी निष्कर्ष का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन सी, जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। ऑप्शन डी दिया है, जीन युग्म में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर एकदम भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ जो निष्कर्ष नीचे दिए गए, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट होगा, यानी कि इसमें प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोला है, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बुक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 वर्ष पहले माँ की आयु 3x लिख देंगे, पुत्र की आयु x लिखेंगे। देखिए पुत्र की पहले आयु क्या लिखेंगे, x, उसकी माँ है क्या है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो उसकी माँ को लिख देंगे 3x। ठीक, 5 वर्ष पहले बोला माँ की आयु क्या थी, पुत्र से क्या थी, 5 + 5 हो जाएगी और पुत्र की आयु x + 5। ठीक है, इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे इक्वेशन को। लास्ट में वो यहाँ पे बोला है कि उसकी माँ उसके पुत्र की आयु की 5/2 थी, तो पुत्र हमारा 5/2 x + 5 हो जाएगा बराबर माँ की आयु हो जाएगी 3x + 5 हो जाएगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5x + 25 बराबर 6x + 10 आएगा। ठीक, इसके बाद 5x उधर जाएगा तो हमारा x बचेगा और 20 - 10 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, 15। ठीक, इसके बाद 10 वर्ष पहले माँ की आयु, तो 3 गुणते क्या कर देंगे 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो 15 दिया 45 वर्ष हो जाएगी और माँ की आयु वर्तमान में कितनी है, तो 45 + 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 वर्ष आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 357 है
और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, तो मान लेंगे कि वो जो तीन संख्याएं हमको पता नहीं है क्या है, तो पहले को ए मानते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं और तीसरे को सी मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसमें, उनके पहली दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी, पहला और दूसरे का गुणनफल 357 दिया है, तो 357 कर दिया। फिर बोला है अंतिम दो संख्याएं यानी कि b और c का गुणनफल कितना दिया है, 609 दिया है। ठीक है, इसके बाद दोनों को हम क्या अपॉन में करेंगे, a इंटू बी बटा में b इंटू सी बराबर 357 बटा में 609 कर देंगे। ठीक, इसमें b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a बटा में c 17 बटा में 29 आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा अनुपात में, तो a बराबर 17 और c बराबर कितना आ जाएगा 29। ठीक, अब समीकरण में पहले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो b बराबर 357 बटा में क्या कर देंगे, यहाँ पे a था तो 17 कर देंगे। ठीक, और b बराबर कितना आ जाएगा 21। ठीक, और a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बोला है कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 67। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 9 के 3 क्रमागत गुर्जों का योग 2457 है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम बुक में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला है कि 9 के 3 क्रमागत गुर्जों का योग है जो 2457 है, सबसे बड़ा गुणज बताना है ना। ठीक है, तो मानते हैं कि 3 क्रमागत गुणज हमारा क्या हो जाएगा, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 हो जाएगा। ठीक, और वो तीनों का गुणज बोला है, तो कितने 9 के 3 क्रमागत गुणजों का, तो 9 से क्या करेंगे गुणा, यानी 9x हो जाएगा और ये 9x+1 हो जाएगा, ये 9x+2 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा। इसके बाद सभी को क्या करेंगे, तो हम जोड़ेंगे, ये 9x हो जाएगा और ये 9x+9, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 से गुणा करेंगे x+1 का, तो 9x+9 हो जाएगा, दूसरा 9x+18 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दोनों सबको जोड़ेंगे और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 2457। जब इन सभी को जोड़ेंगे 9 9 9, तो नतीजा कितना हो जाएगा 9x 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 27x+27, 9 + 18 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसके बाद 27 इधर ही रहेगा, हम 2457 में से माइनस करेंगे 27 को, तो 2430 आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे और 2430 बटा में क्या लिख देंगे 27, तो जब भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे बड़ा गुणज कौन होगा, तो 9x+2 होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर 9x+2, तो 9 और x की वैल्यू 90 आएगी, 90 + 2 ये हो जाएगा 92। 92 में जब आप 9 का गुणा करेंगे तो 828 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर लीजिए, 90 का गुणा करेंगे 9 में, फिर प्लस करेंगे 9 का गुणा करेंगे 2 में, तो 18 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 828 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया, यदि डिस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, यदि डिस्ट्रॉय शब्द के पहले स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को इसको हम बुक में समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या बोला है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की उसके बाद वाला, यानी कि मान लीजिए कि स्वर आता है, स्वर अगर आ गया तो उसके क्या बाद वाला। ठीक है, अगर जब कभी भी व्यंजन आएगा तो उसके पहले वाले अक्षर से बदलेंगे, यानी कि पहले वाले अल्फाबेट से बदलेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिस्ट्रॉय को पहले हम लोग यहाँ पे लिखा है DESTROY लिखा है। ठीक, तो ये डी क्या है हमारा ये, और देख लीजिए स्वर में कितने 5 होते हैं, AEIOU, यानी कि ये 5 जब आएंगे तो इसके बाद वाले अक्षर से बदलेंगे, नहीं तो अगर व्यंजन रहेंगे तो उसके पहले वाले से बदलेंगे। ठीक, तो डी हमारा व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, डी से पहले क्या आता है तो सी आ जाएगा। ठीक, ई हमारा क्या है स्वर है तो ई के बाद क्या आ गया एफ आ जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद टी हमारा क्या है व्यंजन है तो टी से पहले क्या आता है एस आता है। आर हमारा व्यंजन हो गया तो आर से पहले क्या आता है क्यू। इसके बाद ओ हमारा किस में आता है स्वर में आता है, तो स्वर के बाद वाले से करेंगे तो ओ के बाद क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा वाई क्या है तो वाई हमारा व्यंजन होता है, तो वाई हमारा व्यंजन है तो उसके पहले क्या आता है तो एक्स आता है, तो एक्स लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है तो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो दाएं सिरे से दायां हमारा किधर से होगा तो एक्स से होगा, ये क्या होता है बायां, ये क्या होता है दायां, तो दाएं से 5वां 1 2 3 4 5, 5वें पे कौन है तो पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला था प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि ABCD के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ABCD जैसे रखते हैं CFPQRST। ठीक है, सीरियल वाइज जब ABCD के रखने पर उसके बाद बोला था तो हमारा 5वें पर कौन आएगा
दाएं से, तो पी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला दिया है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा दिया है, कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन हमारे क्या हैं, सत्य दिए हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी अवक्षेप, ऑप्शन सी विलेय लवण, या फिर ऑप्शन डी जलीय विलय। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलय में बनने वाले अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का जो सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब? तो ये कोविड-19 में ठीक के दौरान मार्च 2022 में की गई। यह अन्न वितरण से संबंधित योजना है। यह भारत सरकार की उपभोक्ता एवं खाद्य मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्लास में #3 के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 के आगे और भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सिर्फ आगे 25 में एक दिन में क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सपोर्ट आप करेंगे तो हो सके तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे वीडियो हम लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। तो जय हिंद, जय भारत।